अब कॉम्प्लेक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, 3 या 4 वीडियो में निबट जाएगा और आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पावर सीरीज। जिस तरह से पावर सीरीज आपके पास बीएससी पार्ट 1 में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले चैप्टर में पावर सीरीज थी, तो वो एक्स की पावर थी, और यहाँ पर जो पावर्स होंगी वो जेड की पावर होंगी। आप देखिएगा मैं पावर सीरीज लिखने जा रहा हूँ। A series of the form summation n is equal to 0 to infinite a n z to the power n, और summation n is equal to 0 to infinite a n z minus a to the power n is called power series, where a n comma a are complex constants and z is complex variable। तो समीशन n इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z टू दी पावर n, या समीशन n इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a टू दी पावर n जो है, इस फॉर्म में जो होगी वो पावर सीरीज होगी। यानी कि जैसे अभी तक आपने x की पावर सीरीज पढ़ी थी, उसी तरह से जो है अब कॉम्प्लेक्स नंबर z में आपकी पावर सीरीज आ रही है। अब देखिएगा इसमें ये थ्योरम है, आर्टिकल 3.2 में है। ये पावर सीरीज के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में है। इफ द पावर सीरीज समेशन n is equal to 0 to infinite a n z to the power n converge at z is equal to z naught is not equal to 0, prove that it is absolutely convergent for mod z less than mod z naught। अभी जो थ्योरम है, हमारी थ्योरम कह रही है कि हमारे पास कोई पावर सीरीज है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z टू दी पावर n, वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पर z इज इक्वल टू z नॉट पर। तो हमें बात करनी है इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि ये जो सीरीज है हमारी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी फॉर मोड z लेस देन मोड z नॉट। यानी कि z नॉट पर अगर कोई पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो कोई से भी पॉइंट अगर आप लेकर के चलते हैं जिनका मोड जो है वो z नॉट से छोटा होगा, तो वहां पर आपकी जो पावर सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा। अगर पावर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट कहलाती है, लेकिन अगर मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट है, क्या मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट है, तो आपकी पावर सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाती है। तो यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है कि पावर सीरीज जो है मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब इसका प्रूफ करते हैं। ये है z नॉट पर हमारी पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। समेशन n is equal to 0 to infinite a n z to the power n is convergent at z is equal to z naught is not equal to 0, is to implies summation n is equal to 0 to infinite a n z naught to the power n is convergent। पावर सीरीज जो है z इजिकल टू z नॉट पर कन्वर्जेंट थी, तो मैंने पावर सीरीज में जो है z को हटा करके z नॉट डाल दिया है। अब z नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और जब ये सीरीज खुलेगी तो ये आपकी जो है कन्वर्जेंट आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला यूज करने वाले हैं।
बीएससी पार्टन में कन्वर्जेंस में थ्योरम पढ़ाई जाती है कि अगर कोई पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, वहां समेशन यूएन के रूप में था, यानी कि वहां पर इस तरह से था, समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन इज इक्वल टू 0। ये बीएससी पार्ट 1 की थ्योरम थी हमारी, समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन इज इक्वल टू 0। अब वहां समेशन यूएन लिखते थे, अब यहाँ देखिएगा समेशन के आगे ए एन जेड नॉट टू द पावर एन है, तो इसकी जब लिमिट आप एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। ये हो जाता है इस टू इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन जेड नॉट टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है अब हमने बीएससी पार्ट 1 की थ्योरम से हेल्प लेकर के अपनी वैल्यू बना ली। अब यहाँ पर हम लिमिट की डेफिनेशन लगाने वाले हैं, लिमिट की डेफिनेशन लगाने वाले हैं। लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो बाउंडेड होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव रियल constant capital M such that mod a n z naught to the power n less than equal m for every value n belongs to n। अब देख लीजिएगा, अगर पावर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, पावर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज हो गई है कि इसका जो मोड होना चाहिए वो किसी ना किसी डेफिनेट क्वांटिटी के या तो बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर जेड नॉट है और मुझे जाना है ए एन जेड टू दी पावर एन के लिए जाना है, तो यहाँ से अब ये बन जाता है हमारा मोड ए एन लेस देन इक्वल एम अपॉन मोड जेड नॉट टू द पावर एन और एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, और ब्रैकेट में लिख देते हैं चूंकि z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो z नॉट जो है अपॉन में इसलिए आ गया है क्योंकि z नॉट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अब दोनों तरफ मोड z की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टू इम्प्लाइज मोड ए एन मोड z टू द पावर n लेस देन इक्वल m मोड z टू द पावर n अपॉन मोड z नॉट टू द पावर n। जब मल्टीप्लाई होती है, जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई करने के बाद मोड लीजिएगा या मोड लेने के बाद मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। अब मैं इसे अपनी पावर सीरीज बनाने आ रहा हूं, तो ये हो जाता है समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन लेस देन इक्वल एम, और ये हो जाता है मोड जेड अपॉन जेड नॉट की पावर एन। अब यहाँ से कंडीशन देख लीजिएगा, मोड जेड अपॉन जेड नॉट की पावर एन को जब खोलेंगे और आप एन इक्वल टू 1 2 3 डालेंगे, 0 1 2 3 डालेंगे तो 1 जेड अपॉन जेड नॉट का होल स्क्वायर जेड अपॉन जेड नॉट की होल क्यूब बनेगा। यहाँ से ये जीपी बन जाएगी, और जीपी की खास बात होती है कि जीपी तभी कन्वर्जेंट होती है जब उसका कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि जो मेरा मोड जेड अपॉन जेड नॉट की पावर एन है ये जीपी है, और ये जीपी तब बनेगा जब ये कन्वर्जेंट जीपी तब बनेगी जब इसका कॉमन रेशियो यानी कि मोड जेड अपॉन जेड नॉट जो है वो 1 से छोटा होगा। अब मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूं यहाँ पर, चूंकि समेशन मोड जेड अपॉन जेड नॉट टू द पावर एन इज जीपी विद कॉमन रेशियो मोड जेड अपॉन जेड नॉट। अब कंडीशन लगा देता हूं, जीपी इज कन्वर्जेंट, बीएससी पार्ट 1 से आ जाइएगा, जीपी इज कन्वर्जेंट मोड जेड अपॉन जेड नॉट लेस देन 1 और मोड जेड लेस देन मोड जेड नॉट। अब ये कन्वर्जेंट है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, कन्वर्जेंट का मतलब है सम करने पर डेफिनेट क्वांटिटी आएगी, है ना, और एम भी फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी की फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो है फाइनाइट क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ये जो है अगर इसमें समेशन लगाया जाए, ये समेशन सीरीज पर अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो सीरीज है वो एक निश्चित राशि होनी चाहिए, देन अब रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं समेशन मोड समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर n
टू द पावर n इज कन्वर्जेंट, या लिख दीजिएगा लेस देन इक्वल फाइनाइट क्वांटिटी, और इसकी शर्त ये बनेगी फॉर मोड जेड लेस देन मोड जेड नॉट। जब तक मोड जेड लेस देन जेड नॉट का पालन नहीं होगा तब तक ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। तो यहाँ से ये हो जाता है H2 implies summation n is equal to 0 to infinite mod an z to the power n is convergent for mod z less than mod z naught। अब जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी वो समीशन an z to the power n थी, और जब मोड लगाने के बाद कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो कहलाती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब मोड हटाने के बाद जब आप सीरीज को लिखेंगे तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लिखेंगे। H2 implies summation n is equal to 0 to infinite an z to the power n is absolutely convergent for mod z less than mod z naught। आप देखिएगा ऊपर वाली लाइन में कन्वर्जेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर मोड हटा दिया है तो देखिएगा वर्ड आ गया है यहाँ पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि जब आप सीरीज लिखते हैं तो उसके साथ आप कन्वर्जेंट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जब आप सीरीज लिखेंगे तो उसके साथ कन्वर्जेंट वर्ड का यूज करेंगे, और जब मॉडुलस उसके ऊपर लगा देंगे तो आप यूज करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल 3.3 है कॉशी हडमट थ्योरम। ये बीएससी पार्ट 1 के कॉशी रूट टेस्ट का रिजल्ट है। अगर कोई आपको पावर सीरीज दी जाती है तो वो पावर सीरीज जो है किसी पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल आर के लिए लेस देन पर जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, और ग्रेटर देन पर जो है वो डाइवर्जेंट होती है। और ये जो वैल्यू हम कैपिटल आर लेंगे रियल नंबर, ये जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनने वाला है। देखिएगा फॉर एवरी पावर सीरीज समेशन an z to the power n देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैपिटल आर। यानी कि कोई सी भी पावर सीरीज अगर आप लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर इस प्रकार से होगा सच दैट फॉर एवरी मोड जेड लेस देन आर द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। वो जितने भी पॉइंट जहां पर मोड जेड की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी वहां पर सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, एंड फॉर मोड जेड ग्रेटर देन आर सीरीज इज डाइवर्जेंट, और जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। मोड जेड लेस देन आर पर जो है सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और मोड जेड ग्रेटर देन आर पर जो है सीरीज डाइवर्जेंट है। और यह ध्यान रखिएगा डाइवर्जेंट के साथ एब्सोल्युटली वर्ड यूज नहीं करते हैं। अब ये देखिएगा तो ये तो छोटा सा है बाई कॉशी रूट टेस्ट। अब ये बीएससी पार्ट में जा रहे हैं बाई कॉशी रूट टेस्ट कॉमा सीरीज समेशन मोड an मोड z टू द पावर n मोड z टू द पावर n कॉमा we can find that the power series summation an z to the power n is absolutely convergent if limit n tends to infinite mod an to the power 1 upon n और into mod z less than 1, ये हो जाता है। अब यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का मैं कॉशी रूट टेस्ट लिख देता हूँ। बीएससी पार्ट 1 के कॉशी रूट टेस्ट में हम ये कह रहे थे समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n tends to infinite un की पावर 1 upon n less than 1 and divergent if limit n tends to infinite un to power 1 upon n greater than 1। ये बीएससी पार्ट 1 का मैंने कॉची रूट टेस्ट लिख दिया है कि समेशन un अगर है तो उसकी पावर में 1 अपॉन n करने के बाद और लिमिट लेने के बाद जो वैल्यू है वो 1 से छोटी अगर आ जाती है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर 1 से बड़ी आ जाती है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डिफाइन करने वाला हूँ
यहाँ पर इस वैल्यू को देख लीजिएगा इसे, ये हमारा जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर आएगा। लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू, इसे डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा 1 अपॉन r, r नहीं है 1 अपॉन r है, यहाँ से हो जाएगा देन मोड z अपॉन r लेस देन 1, मोड z अपॉन r लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज mod z less than r for convergent and for mod z greater than r is divergent। तो लेस देन कैपिटल आर पर वो कन्वर्जेंट बन गया है और ग्रेटर देन आर पर जो है वो डाइवर्जेंट बन गया है। और ये जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.4, ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब आर्टिकल 3.3 के अकॉर्डिंग आपको एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैपिटल आर ऐसा मिल चुका है जिसके लिए मोड जेड की वैल्यू जब आर से छोटी होगी तो जो है वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट में चली जाएगी और ग्रेटर देन होगी तो वो डाइवर्जेंट में चली जाएगी, है ना। तो ये जो कैपिटल आर वैल्यू निकल करके आई है इसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। यानी कि कैपिटल आर रेडियस का अगर कोई सर्किल आप बना लेंगे तो उसके अंदर आपकी जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और जो बाहर है वो एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो यही डेफिनेशन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बन जाती है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा द डेफिनेशन द सर्किल मोड z is equal to r which include all values of z for which power series summation n z to the power n converge comma is called circle of convergence about the origin। सर्किल की इक्वेशन में मोड जेड इक्वल टू आर लिया था तो जेड में से 0 घट रहा है तो आपका जो सेंटर हुआ वो ओरिजिन हुआ। अबाउट द ओरिजिन एंड कैपिटल आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, जैसे अब ये भी डिफाइन करा था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड an टू द पावर 1 अपॉन n, और दूसरा फार्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड an अपॉन an प्लस 1। यहाँ पर गौर फरमा लीजिएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है मैंने, ये इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू जो आती है ये कॉशी थ्योरम ऑफ लिमिट से आती है। ये अभी तो ऐसे फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन हम फर्स्ट पेपर में करेंगे। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर निकालनी है तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड an टू दी पावर 1 अपॉन n लगाएंगे या लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड an प्लस 1 अपॉन an। जिन क्वेश्चन में पावर n के रूप में होगी वहाँ पर फार्मूला ये वाला फायदेमंद रहेगा 1 अपॉन n वाला, और जहाँ पर फैक्टोरियल वगैरह टर्म होगी तो वहाँ पर जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी होगी। तो अब आगे वाले क्वेश्चन में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब निकालने जाएंगे 8-10 क्वेश्चन हमें करने हैं तो उनमें हम दो में से कोई सा एक फार्मूला जो है अपनी सहूलियत के अनुसार जो भी बेनिफिशियल हमारे लिए होगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा आर्टिकल 3.5 है,
आर्टिकल 3.5 है। आर्टिकल 3.5 आपको ये बताएगा कि कोई पावर सीरीज अगर आपके पास है और उसका डिफरेंशिएशन करके जो नई पावर सीरीज बनती है, तो ओरिजिनल पावर सीरीज और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर सीरीज बनती है, उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम होती है। तो यानी कि ये थ्योरम आपसे ये कहती है कि कोई भी सीरीज अगर है और उसके डेरिवेटिव की जो सीरीज प्राप्त होगी डिफरेंशिएशन से, उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होती है। अब स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। लेट summation n is equal to 0 to infinite a n z to the power n be the power series, and let summation n is equal to 1 a n into n z to the power n minus 1 be the power series obtained by differentiating the first series। अभी देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा then the derived series has the same radius of convergence as the original series। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि डेराइव सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो ओरिजिनल सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के इक्वल होगी। ज़्यादा 3 या 4 लाइन का थ्योरम है, बहुत सिंपल सी। अब ये मान लीजिएगा, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज summation 0 to infinite a n z to the power n minus 1 z to the power n, then 1 upon r is equal to हो जाएगा लिमिट n tends to infinite mod a n to the power 1 upon n। इक्वेशन नंबर 1। ये इससे पिछले वाला जो आर्टिकल था उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है। इसके तो सारे सवाल भी इसी फार्मूले से होंगे। अब दूसरे वाले में चलते हैं। let r dash be the radius of convergence of power series summation 1 to infinite a n into n z to the power n minus 1। then अब रेडियस जब लेनी होती है तो आप z को छोड़ करके जो भी बचा उसका मोड लेकर के पावर 1/n लगा दीजिएगा। तो 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n into n टू द पावर 1/n। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड a n टू द पावर 1/n, और यहाँ से हो जाता है मोड n टू द पावर 1/n। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब इस समय आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ, बाई कॉशी थ्योरम। बाई कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट्स। लिमिट की कॉशी थ्योरम है ये हम फर्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे। ये फार्मूला होता है हमारा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n टू द पावर 1/n अगर है तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n प्लस 1/a n। ये बहुत ही काम का फार्मूला है। अब ये फार्मूला यहाँ लगाइएगा मोड n की पावर 1/n के लिए। अब n जो है नेचुरल नंबर है तो उसका मोड हो या ना हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये ले लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा a n की वैल्यू मैंने n रखी है तो यहाँ रख दीजिएगा n प्लस 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है तो n की पावर 1/n लिखिएगा, मोड n की पावर 1/n लिख लीजिए तो उनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन यहाँ लगा दीजिएगा। ये लिमिट जब यहाँ अप्लाई होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम हो जाएंगी। बाई इक्वेशन 1 and 2 r इज इक्वल टू r डैश। तो इस तरह से हमने प्रूव करा है कि कोई पावर सीरीज अगर है और उसके डिफरेंशिएशन से आप कोई पावर सीरीज बनाते हैं तो दोनों की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारी सेम रहती है। अब देख लीजिएगा ये थ्योरम 3.7 है, इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है 3.7। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन वो शुरू हो जाएंगे और जो क्वेश्चन भी होंगे वो बीएससी पार्ट 1 के टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, जो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। यह है एक
एफ जेड इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर एन, ये फंक्शन डिफाइन करा है। यानी कि जो आपकी पावर सीरीज है उस पावर सीरीज को ऐड कर लीजिएगा। तो अगर वो कन्वर्जेंट क्वांटिटी होगी, कन्वर्जेंट होगी तो एक वो डेफिनेट क्वांटिटी दी जाएगी। तो यानी कि पावर सीरीज को ऐड करके अगर कोई आप फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम सम फंक्शन बोलते हैं। तो पावर सीरीज के एडिशन से फंक्शन बन गया है एफ जेड। देखो क्या लिखा है, देन द सम फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। यानी कि कोई अगर आपके पास पावर सीरीज होती है तो पावर सीरीज का सम करके जो फंक्शन बनता है वो सम फंक्शन कहलाता है। और पावर सीरीज के लिए एक सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस होता है जिसके अंदर सर्किल जो वो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो वो नया सम फंक्शन आएगा वो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा। थ्योरम का जो प्रूफ है वो बड़ा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन भारी नहीं है। प्रूफ में ये हो जाता है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, let r be the radius of convergence, then summation 0 से infinite a n z to the power n is convergent within the circle mod z equal to r। इस सर्किल के अंदर जो आपकी पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अब कन्वर्जेंट होगी तो आइए कोई वैल्यू लेते चलते हैं। अब कन्वर्जेंट का मतलब है कि आपकी निश्चित राशि आनी चाहिए। अब ऐसे लिख लेते हैं, इफ 0 लेस देन रो लेस देन r। अब देखिएगा वैल्यू रो चुनी गई है और वो कैपिटल R से छोटी है। और कन्वर्जेंट की खास बात होती है कि जो वैल्यू है वो निश्चित राशि के रूप में आनी चाहिए। देन अब हम कंडीशन लगा देते हैं, a n रो टू दी पावर n इज बाउंडेड। अब बाउंडेड वो होता है कि किसी न किसी से छोटा होता है। ऐसे मान लेते हैं, लेट मोड ए एन गो टू दी पावर एन लेस देन के, कॉमा वेयर के इज एनी रियल पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पर जो है हमारी बाउंडेड की डेफिनेशन लग गई है। इसे इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूँ। अब अपनी सीरीज उठा लीजिएगा और अभी पीछे वाली थ्योरम में हमने सीखा था कि जो सीरीज होती है उसके डिफरेंशिएशन से जो सीरीज बनती है उनकी रेडियस और कन्वर्जेंस जो है वो सेम होती है। यानी कि उनका दोनों का सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो सेम ही होगा। अब ऐसे लेते हैं यहाँ पर, अब फंक्शन हम बाद में लेने जा रहे हैं। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन स्मॉल एफ जेड है वो एनालिटिक होना चाहिए। और हम चैप्टर नंबर 2 के में पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो एनालिटिक होते हैं। तो इसमें प्रथम सिद्धांत यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हम प्रूव करके दिखाएंगे। और जब वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अर्थात फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। ये ले लीजिएगा, लेट फाई जेड इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n इंटू n जेड की पावर n माइनस 1। अब देखिएगा ये कैसे माना है, फाई जेड है ना, फाई जेड इसका डिफरेंशिएशन है एफ जेड का। तो मेरी सबसे लास्ट लाइन बनने वाली है स्मॉल एफ डैश जेड इक्वल टू फाई जेड। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, वो डिफरेंशिएबल है, और जो डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक होता है। मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब ऐसे लेते हैं, ये फाई जेड ले लिया है, लेट अब ये वैल्यू लेने जाइएगा, बी टेक मोड जेड इक्वल टू स्मॉल आर ले लीजिएगा, एक क्वांटिटी लीजिएगा मोड एच, ये ले लीजिएगा ईटा, देन इफ r less than rho and
प्लस ईटा लेस देन रो। अब देखिएगा हमने क्या माना है, मोड जेड की वैल्यू मैंने स्मॉल आर, जो मोड जेड की मैंने स्मॉल आर एक वैल्यू दे दी है ना, और जो लिमिट लगेगी वो h टेंड्स टू 0 लगेगी, तो h एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो मैंने मोड h को मान लिया है ईटा, और मैंने कंडीशन लगाई है यहाँ पर कैपिटल R से छोटा रो था, तो मैं जो स्मॉल r ले रहा हूँ वो रो से छोटा ले रहा हूँ, स्मॉल r रो से छोटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने और स्मॉल r और जो है छोटा है रो से, और r में रो में ये खास बात है कि ईटा इतनी छोटी क्वांटिटी है कि r में अगर ईटा जोड़ दोगे तो अभी वो रो से छोटा रहेगा। ये सारी तैयारी जो करी जा रही है ये जीपी के लिए तैयारी कराई जा रही है, तो जब मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब बी टेक फंक्शन ऑफ जेड प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जेड अपॉन एच माइनस 5z। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने मोड में क्या लिया है, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच लिया है मैंने, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश जेड बन जाएगा जब लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगी, और माइनस का मैंने डाल दिया 5z जो कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, तो यहाँ से एफ डैश जेड इक्वल टू 5z आ जाएगा, जबकि मोड की वैल्यू में राइट हैंड साइड में 0 होगा। अब मैं सारी तैयारी करने के बाद राइट हैंड साइड में 0 बनाने जा रहा हूँ, ये हो जाता है जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस के एफ जेड इक्वल टू, आइए वैल्यू रख देते हैं, समीशन, समीशन तो सबका बाहर ही आ जाएगा, समीशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट है, एफ जेड प्लस ए है, ये हो जाएगा ए एन अपॉन एच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एच की पावर n माइनस जेड की पावर n, और माइनस समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है, यहाँ ए एन इंटू एन जेड की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये है, अब ये समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है, अगर मैं इसमें n की जगह 0 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 कहीं भी बढ़ाया जा सकता है कहीं भी घटाया जा सकता है, तो मैं समीशन को बाहर ला रहा हूँ, और मोड जब समीशन के अंदर जाता है तो तुरंत जो है वहाँ पर लेस देन इक्वल लग जाता है। अब मैं इसकी वैल्यू रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, समीशन बाहर ले लेता हूँ मैं 0 से इनफाइनाइट, समीशन 0 से इनफाइनाइट बाहर ले लेता हूँ, और तो ये हो जाता है मोड, और यहाँ ए एन है, ए एन है, अब ए एन यहाँ भी है और ए एन यहाँ भी है, तो मोड ए एन भी बाहर ले लीजिएगा। अब बचता है मोड, ये बच जाता है जेड प्लस एच की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन एच माइनस एन जेड की पावर n माइनस 1। अब उसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम आप लगा दीजिएगा, लेस देन इक्वल समीशन 0 से इनफाइनाइट मोड ए एन जेड की पावर n प्लस n जेड की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सबसे लास्ट में आएगा h की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन h माइनस n जेड की पावर n माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा जेड की पावर n से जेड की पावर n कट जाएगा, और जब यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा n h की पावर z माइनस 1, और यहाँ भी है n h की पावर z माइनस 1, ये वाली टर्म भी इससे कट जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा समीशन 0 से इनफाइनाइट मोड ए एन मोड। अब यहाँ से टर्म बचेगी आपकी n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड की पावर n माइनस 2 एच स्क्वायर प्लस डॉट एंड सो ऑन h टू दी पावर n अपॉन h। अब मैं मोड को जो है अंदर लेकर के जा रहा हूँ, इस मोड को आप अंदर ले जाइएगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल समीशन 0 से इनफाइनाइट मोड ए एन, और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका h पड़ा हुआ है, यहाँ h से h काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा मोड z की पावर n माइनस 2 इंटू मोड h
प्लस डॉट डॉट मोड एच टू द पावर n माइनस 1। अब जो वैल्यू आपने ली थी वो वैल्यू आप रखनी शुरू कर दीजिएगा। मोड जेड की वैल्यू r है और मोड एच की वैल्यू है ईटा। तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल समेशन 0 से इनफाइनाइट मोड an, और यहाँ हो जाता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू r टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ईटा प्लस डॉट डॉट ईटा टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें फिर ऐसे करिएगा, आप यहाँ पर जो है इसी तरह से, अब यहाँ पर ऐसे करिएगा जैसे पद काटने के बाद ये मैंने सीरीज बनाई थी ना, तो जो पद कटे हैं, है ना, जैसे जेड वाला कटा है तो जेड की जगह स्मॉल आर वाला डाल दीजिएगा, है ना। तो जो पद कटे हैं उन्हें वापस बढ़ा लीजिएगा, जो पहली वाली लाइन थी उसे वापस बनाने जा रहे हैं जिससे कि हमारी सीरीज बन सके। तो ये हो जाएगा समीशन 0 से इनफाइनाइट मोड an, मोड an हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा अपॉन में यहाँ ईटा डाल देते हैं, मोड an के अपॉन में ईटा डाल देते हैं, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पावर बढ़ेगी, यहाँ 1 अपॉन ईटा डाल देते हैं। अब ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, जब ईटा डलेगा ना तो ईटा की पावर ना यहाँ से बढ़ती चलेगी, ईटा की पावर 2 हो जाएगी। तो इस वाली लाइन को देख करके लिखना है, इस वाली लाइन को। अब जैसे जेड की पावर n है ना, जेड की पावर n है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ r की पावर n प्लस n, r की पावर n माइनस 1, और यहाँ ईटा प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू r की पावर n माइनस 2 इंटू ईटा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और ईटा की पावर n, ये वाला पता आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन ईटा और माइनस 1 ये वाला, ये n r की पावर n माइनस 1। यानी कि देखिएगा ये वाली दोनों लाइन जो है मैंने सेम कर दी है, लेकिन जो जहाँ जेड है ना वो जेड की जगह आर आ गया है। ध्यान से देखिएगा सारा का सारा एडजस्टमेंट ना हो चुका है। देखो आप कैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये है r की पावर n। अब यहाँ पर जो है एक जो पद बढ़ाए गए हैं और घटाए गए हैं, पद को हमने बढ़ाया भी है और घटाया भी है। हाँ, एक पद और रह गए, हाँ, ये तो यहाँ खत्म हो जाएगा, माइनस r टू दी पावर n, ये ब्रैकेट 1 माइनस n r की पावर n माइनस 1। अब ब्रैकेट 1 है, देखो r की पावर n से r की पावर n कट जाएगी, एडजस्ट हो गई। और जब ये अंदर लेकर के जाएंगे तो ईटा से ईटा कट जाएगा, n r की पावर n माइनस 1, और यहाँ n r की पावर n माइनस 1 कट जाएगी, और जो बाकी बचेगा वो हमारी लाइन ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब इससे ऊपर वाली लाइन में ले चलते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल समीशन 0 से इनफाइनाइट मोड an। तो ये हो जाता है r प्लस ईटा टू द पावर n माइनस r टू द पावर n अपॉन ईटा माइनस n r टू द पावर n माइनस 1। तो जिस एक्सपेंशन को हमने खोला था ना वो तो z में और h में था, तो अब z की जगह r आ गया है। ये वाली लाइन देखो, ये वाली आ गई है, z की जगह तो स्मॉल r आ गया है और h की जगह जो है वो ईटा आ गया है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर अब मैं इसे बनाने वाला हूँ। अब यहाँ से मोड an है, अब यहाँ से देखिएगा कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 से। भाई इक्वेशन नंबर 1 से मोड इधर ले जाइएगा, तो मोड an लेस देन हो जाएगा k अपॉन रो की पावर n, ये हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू ग्रेटर देन है, हम भी बड़ी वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा, अब इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा लेस देन समेशन 0 से इनफाइनाइट k अपॉन रो की पावर n r प्लस ईटा टू द पावर n माइनस r टू द पावर n अपॉन ईटा माइनस n r टू द पावर n माइनस 1। ये वैल्यू आ चुकी है।
रो की पावर n को आप अंदर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन समेशन 0 से इनफाइनाइट के ब्रैकेट 1 अपॉन ईटा, और यहाँ देख लीजिएगा r प्लस ईटा अपॉन रो की पावर n माइनस r अपॉन रो की पावर n, ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ से एक आर नीचे ले जाइएगा n अपॉन r रो r अपॉन रो की पावर n। अब देखिएगा पावर जो है मेरी एडजस्ट हो गई है ना। अब देखिएगा समीशन क्या चल रहा है 0 से इनफाइनाइट। जब समीशन 0 से इनफाइनाइट खोलेंगे तो यहाँ देखिएगा पहले 1 आएगा, सही है, फिर 1 आएगा, फिर पावर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। तो यानी कि ऐसे देखिए ना, समीशन अगर 0 से इनफाइनाइट है x की पावर n है, तो ये होता है 1 अपॉन 1 माइनस x, यानी कि 1 अपॉन x की पावर माइनस 1। ये मेरी जीपी के अनंत पदों का योगफल आ गया है। अब ये फार्मूला मैं लगा देता हूँ यहाँ, तो लेस देन समीशन अंदर ले जाते हैं के ब्रैकेट 1 अपॉन ईटा, ये हो जाएगा 1 माइनस r प्लस ईटा अपॉन रो टू द पावर माइनस 1 माइनस r अपॉन रो टू द पावर माइनस 1 माइनस n अपॉन r 1 माइनस r अपॉन रो टू द पावर माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ पर जो है सबने जीपी लगा दी है। हाँ, एक चीज और गड़बड़ हो गई है, यहाँ अभी मल्टीप्लाई में n और है ना, यहाँ n यहाँ कम है, n अपॉन r चल रहा था, r की पावर n चल रही थी यहाँ पर, r की पावर n चल रही थी यहाँ पर। अब ये हो जाएगा यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक काम करिएगा, ये r था ना, अब रो की पावर n आ रही थी अंदर, रो की पावर n, तो आप ऐसे करिएगा n अपॉन रो बाहर, पावर में n माइनस 1। अब इसके लिए 1 अपॉन रो को तो संभाल कर रखिएगा। अब सिग्मा है ना, अब ऐसे देखिएगा, अगर आपके पास होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड सो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर सो ऑन, तो डॉट डॉट ये बन जाता है 1 माइनस x की पावर माइनस 2। अब ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करिएगा, n है ना, अब देखिएगा पावर में n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर में 1 है तो यहाँ 2 है ना, यहाँ x की पावर में 0 है तो 1 है, यहाँ x की पावर में 2 है तो 3 है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है वो पावर से 1 कम होना चाहिए, तो पावर n माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर n है, तो ये 1 माइनस x की पावर माइनस 2 बनेगा। तो यानी कि यहाँ से 1 अपॉन रो हो जाएगा, और जो पावर है वो माइनस की 2 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। अब ये हो जाता है हमारे पास लेस देन के 1 अपॉन ईटा, ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, और पावर में माइनस है तो रो अपॉन रो माइनस r माइनस ईटा माइनस रो अपॉन रो माइनस r माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रो, इसे उल्टा कर देते हैं, रो स्क्वायर अपॉन रो माइनस r का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, लेस देन के 1 अपॉन ईटा, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ रो, यहाँ एक रो से रो कट जाएगा, रो पूरे में से कॉमन है, रो के बाहर हो गया, 1 अपॉन ईटा हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा रो माइनस r माइनस रो प्लस r प्लस ईटा अपॉन रो माइनस r, रो माइनस r माइनस ईटा, और माइनस 1 अपॉन रो माइनस r का होल स्क्वायर, रो कैंसिल r कैंसिल। अब ये ईटा है ना, तो ईटा से ईटा कैंसिल हो जाएगा, तो लेस देन रो ए, ईटा कैंसिल, 1 अपॉन रो माइनस r, रो माइनस r माइनस ईटा माइनस 1 अपॉन
रो माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है लेस देन रो के अपॉन रो माइनस आर, 1 अपॉन रो माइनस आर माइनस बीटा, और 1 अपॉन रो माइनस आर, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा, लेस देन रो के अपॉन रो माइनस आर, यहाँ हो जाता है रो माइनस आर माइनस रो प्लस ईटा अपॉन रो माइनस आर माइनस ईटा, रो कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये वैल्यू आ जाती है ना। तो ये हो जाता है लेस देन रो के आ जाएगा, ऊपर ईटा आ जाएगा, रो माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रो माइनस आर माइनस ईटा टू द, हाँ 2 पावर हो गई, और इसकी 1 पावर जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, है ना। अब यहाँ कंडीशन, अब ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हम आ गए हैं लास्ट में, अब हम लास्ट में आ गए हैं। इधर चल रहा था मोड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस फाइव जेड, और ये लेस देन हो गया है के रो ईटा अपॉन रो माइनस आर का होल स्क्वायर, और रो माइनस आर माइनस ईटा। अब यहाँ ले लेते हैं फॉर, लिमिट ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0, देन ईटा टेंड्स टू 0 एज मोड h इक्वल टू ईटा। मोड h की वैल्यू को हमने ईटा लिया था ना, तो h टेंड्स टू जब 0 जाएगा तो ईटा ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0 में चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सब कुछ 0 बन जाएगा। लेकिन मोड की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो यानी कि मोड की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, और मोड की वैल्यू 0 तब होती है जब ये खुद भी 0 हो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस फाइव जेड इक्वल टू 0। अब देखिएगा वैल्यू जो है हमारी तैयार हो गई है, तो ये हो गया एफ डैश जेड इक्वल टू 5 जेड है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिट्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड is exists, so f z is differentiable of f z is analytic। इस तरह से चैप्टर की सारी थ्योरम हो जाती हैं, और उसके बाद जब हम अब इसमें 2 या 3 वीडियो मुश्किल से बनेंगे, 2 वीडियो बनेगी बस, और सारे क्वेश्चन हम इसके निपटा देंगे।